भारत की नदियां ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो हमारी सभ्यता की नसें हैं, हमारी लाइफलाइंस। इनमें इतिहास बहता है, संस्कृति बहती है और करोड़ों लोगों की किस्मत भी। तो चलिए आज भारत के इस विशाल, उलझे हुए से दिखने वाले नदी तंत्र को एकदम आसान बनाते हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर जैसा हम देखेंगे इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और सच कहूं तो नदियों को समझने का असली मजा यहीं से शुरू होता है। तो एक तरफ है नील और दूसरी तरफ अमेज़न। और ये बहस सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। सोचिए, अगर हम यही नहीं पता कर सकते कि एक नदी शुरू कहाँ से होती है तो उसकी सही लंबाई कैसे जानेंगे? और ये जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पानी के बंटवारे और मैनेजमेंट जैसे बहुत ज़रूरी फैसले इसी पर टिके होते हैं। तो ये बात तो साफ है कि नदियों को समझने के लिए हमें एक क्लियर सिस्टम चाहिए, उन्हें क्लासिफाई करने का एक तरीका। तो भारत की नदियों की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ज्योग्राफर्स एक बड़ा ही कमाल का तरीका अपनाते हैं। वो क्या करते हैं? वो नदियों को उनके जन्म स्थान के हिसाब से, कह सकते हैं कि दो अलग अलग परिवारों में बांट देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी टर्म समझ लेते हैं, ड्रेनेज बेसिन। ये क्या होता है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ा इलाका है, एक बड़ा सा कटोरा जैसा। उस पूरे इलाके में बारिश का जो भी पानी गिरता है या जो छोटी छोटी नदियां नाले हैं, वो सब बहकर एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। तो वो पूरा का पूरा इलाका उस एक नदी का ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। और यहीं पर कहानी में असली मजा आता है। देखिए, इन दो परिवारों की नदियों का कैरेक्टर, इनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है हिमालय की नदियां, एकदम यंग, एनर्जी से भरपूर, तूफानी। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीप की नदियां, शांत, स्थिर, कह सकते हैं कि काफी अनुभवी। हिमालय से निकलने वाली नदियां ये कभी नहीं रुकती। इन्हें ग्लेशियरों से पिघलती बर्फ और बारिश दोनों से साल भर पानी मिलता है। और इनमें इतनी ताकत होती है कि ये पहाड़ों को काटकर गहरी खाइयां बना देती हैं। ये अपना रास्ता भी खूब बदलती हैं, जैसे कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, वो इसी वजह से। ये नदियां एक बेचैन आर्टिस्ट की तरह हैं, जो जमीन का नक्शा लगातार बदलती रहती हैं। अब इसके बिल्कुल उलट है प्रायद्वीप की नदियां। ये पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं। ये हिमालय की नदियों से कहीं ज्यादा पुरानी है और इनका रास्ता भी लगभग फिक्स्ड है। ये लाखों सालों से एक ही रास्ते पर बह रही हैं, शांत, उथली घाटियों से होकर, जैसे गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये प्रायद्वीप के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये नदियां आती कहाँ से हैं, हिमालय से या प्रायद्वीप से। अब अगला सवाल, ये सब जाती कहाँ है? इनका सफर खत्म कहाँ होता है? और इसका जवाब हमें एक और बड़े डिवीजन की तरफ ले जाता है। ये चार्ट देखिए, ये एक नज़र में पूरी कहानी बता देता है। भारत का लगभग 77% पानी, मतलब 3/4 से भी ज्यादा, पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है और सिर्फ 23% ही पश्चिम में अरब सागर की तरफ जाता है। कितना बड़ा फर्क है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? ज्यादातर नदियां पूरब की तरफ ही क्यों बहती हैं? वजह बहुत ही सिंपल है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहुत हल्का सा झुका हुआ है, और बस इसी जरा से झुकाव ने भारत की ज्यादातर बड़ी नदियों का रास्ता तय कर दिया। और देखिए, नदियां समुद्र से मिलती कैसे हैं? इसमें भी एक बड़ा अंतर है। जो नदियां पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो अपने साथ लाई मिट्टी जमा करके डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा का डेल्टा। ये बहुत उपजाऊ जमीन होती है। वहीं जो नदियां पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, मतलब नदी सीधे गहरे समुद्र में मिल जाती है, बिना कोई जमीन बनाए। लेकिन हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ बागी नदियां भी हैं। नर्मदा और तापी, ये दो बड़ी नदियां हैं जो जमीन के झुकाव के खिलाफ, मतलब पूरब के बजाय पश्चिम की ओर बहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जमीन की गहरी दरारों, जिन्हें रिफ्ट वैली कहते हैं, से होकर अपना रास्ता बनाती हैं और सीधा अरब सागर में जा मिलती हैं। तो अब जब हमें ये बेसिक फ्रेमवर्क समझ आ गया है, तो चलिए अब मिलते हैं भारत के असली वाटर जायंट्स से, हमारे देश के सबसे बड़े और सबसे जरूरी नदी सिस्टम से। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाला है। भारत में हजारों नदियां हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2, ब्रह्मपुत्र और गंगा, सिर्फ ये 2 नदी सिस्टम्स मिलकर देश के कुल नदी जल का करीब 65% हिस्सा कैरी करते हैं।
सोचिए, सिर्फ 2 नदियां और इतना ज्यादा पानी। तो हिमालय के 3 टाइटन्स हैं। सबसे पहले गंगा सिस्टम, ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। फिर है ब्रह्मपुत्र सिस्टम, पानी की वॉल्यूम के हिसाब से ये सबसे बड़ी है। और तीसरा है इंडस यानी सिंधु सिस्टम, जो भारत में सबसे पश्चिम में बहने वाली हिमालयी नदी है। ये तीनों उत्तर भारत की लाइफलाइन है। और अब बात करते हैं प्रायद्वीप के दिग्गजों की। यहाँ सबसे बड़ी है गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आती है कृष्णा नदी, और फिर है वो 2 बागी नदियां, नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदियां मध्य और दक्षिण भारत के लिए बेहद जरूरी हैं। तो देखा, हमने एक सिंपल से सवाल से शुरू किया था कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और अब हमारे पास भारत के पूरे नदी सिस्टम को समझने का एक क्लियर फ्रेमवर्क है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ है ये सिंपल सा 3 स्टेप का तरीका। अब भारत की किसी भी नदी को समझने के लिए बस ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, वो निकलती कहाँ से है, हिमालय या प्रायद्वीप? दूसरा, वो जाती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? और तीसरा, वो समुद्र से कैसे मिलती है, डेल्टा बनाकर या एस्चुरी? इन 3 सवालों में नदी की पूरी कहानी छिपी है। और ये हमें वापस उसी शुरुआती कॉन्सेप्ट पर ले आता है, ड्रेनेज बेसिन। याद रखिए, ये नदियां अकेली नहीं है। हर नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक बड़ा सिस्टम बनाती है, एक पूरा नेटवर्क जो एक ड्रेनेज बेसिन के अंदर काम करता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। आज जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं, तब इन 2 अलग अलग तरह के नदी सिस्टम्स का होना हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? सोचिए, एक तरफ हिमालयी नदियां हैं जो ग्लेशियरों पर निर्भर हैं, और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां जो मॉनसून पर। इन दोनों की यही अलग अलग प्रकृति भारत के वाटर फ्यूचर की सबसे बड़ी चुनौती भी है, और शायद सबसे बड़ा अवसर भी।